हेलो दोस्तों, मंथन एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को आकलन और मूल्यांकन के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है आकलन और मूल्यांकन, यह किसी भी क्षेत्र में आप शिक्षक हो, शिक्षिका हो, व्यवसायिक हो, उद्योगपति हो, किसी भी क्षेत्र में आकलन और मूल्यांकन का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। अगर यदि ये ज्ञान आपको नहीं है तो फिर आपको सफलता प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आप असफल भी हों, लेकिन अगर यदि आकलन और मूल्यांकन करने का तरीका अगर यदि है आपको जानकारी, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। दोस्तों, अगर यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक नई नई वीडियो फिर पहुंच सके। दोस्तों, आज का जो विषय है आकलन और मूल्यांकन, निश्चित रूप से यह अभी जो हम आकलन और मूल्यांकन के बारे में बताने जा रहे हैं वो खास करके शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित विशेषता बताने जा रहे हैं। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता, अनुभूति आदि का मापन करना होता है। यानी अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है आपके अंदर, वो अभिव्यक्त करने की क्षमता और अनुभूति प्राप्त करने की व्यवस्था है। तो मापन करना, आकलन करना एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन कोई छोटी सी प्रक्रिया नहीं है, एक व्यापक प्रक्रिया। मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। मूल्यांकन किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम में किसी भी पक्ष के विपक्ष में विषय में सूचना एकत्र करना, उसका बयान करना, यानी एक्सप्लेनेशन पावर, एक्सप्लेन करना, संश्लेषण और व्याख्या करना आकलन और मूल्यांकन होता है। मुख्यतः आकलन का मतलब होता है अनुमानात्मक और मूल्यांकन का मूल्यों का आकलन, मूल्यांकन, मूल्य जोड़ अंकन, मूल्यांकन। सीसी रोस के अनुसार मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा किसी की समुची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। मूल्यांकन जब कभी भी हम करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो संपूर्ण व्यक्तित्व तथा किसी समुची स्थितियों की जांच करने के लिए करते हैं कि यह कहाँ तक सत्य है, यह कितने पानी में है। हम अगर यदि छात्रों का मूल्यांकन करते हैं तो उससे पता लग जाता है कि यह कितने इस विषय में जानकारी रखता है, इनको इस सब्जेक्ट पे कितना डेप्थ है, इस विषय की कितनी जानकारी है। हम किसी भी विज्ञान के क्षेत्र में हम किसी प्रकार का वैज्ञानिक शोध करते हैं और हम जब उसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने में सफल हो जाता है, तो हम देखते हैं कि मेरा मूल्यांकन बिल्कुल सही है और इसका अंक भी जो है सही है, या ये प्रयोग करने योग्य है। तो उसी प्रकार से हम शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि मूल्यांकन करते हैं, उसके मूल्यों के अंक पर आधारित यह पता लग जाता है कि यह इसका मूल्य क्या होनी चाहिए, इसमें मतलब कितना नॉलेज है इस सब्जेक्ट के विषय में। तो यह मूल्यांकन का मुख्यतः यह भाव होता है
क्वालेन तथा हन्ना के अनुसार विद्यालय में हुए छात्र के व्यवहार परिवर्तन, विद्यालय में हुए छात्र के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्त के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन करते हैं। प्रदत्त का संकलन यानी अब देखते होंगे कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय कुछ छात्र छात्रा ऐसे होते हैं कि आप पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उसमें से जो इम्पोर्टेंस लगता है उस प्रदत्तों को संकलन करते चलता है, नोट करते चलता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है मुझको तो पता है सारा कुछ, तब उसमें क्या होता है कि वो प्रदत्तों का तो संकलन नहीं करता है लेकिन उनको बाद में समस्या उत्पन्न होने लगता है। और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया, आप जिस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं उस पर उनको डिस्कस करने की प्रक्रिया जो है अपनाना और उसका एक निष्कर्ष तक पहुंचाना या पहुंचना मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन छात्र व्यवहार का परिमाणात्मक अध्ययन होता है। छात्र व्यवहार का परिमाणात्मक अध्ययन होता है। मापन, जोड़, मूल्य निर्धारण मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन छात्र व्यवहार का गुणात्मक अध्ययन, जोड़, मूल्य निर्धारण बराबर मूल्यांकन होता है। छात्र के व्यवहार का गुणात्मक अध्ययन, छात्र के अंदर व्यवहार का कितना गुण है और मूल्यों का निर्धारण करने पर मूल्यांकन शब्द का निर्माण होता है। अब मूल्य निर्धारण में छात्र को बताया जाता है कि उसके अंतर्गत या उसके अंकों के आधार पर सभी छात्रों के मध्य उसका रैंक कहां पर है। अतः हम यह कह सकते हैं कि मूल्यांकन के अंतर्गत छात्र व्यवहार का अध्ययन एवं उसके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन का उद्देश्य भी होता है। हम मूल्यांकन क्यों करते हैं? अब बिना उद्देश्य रहित कोई कार्य नहीं होती है। दुनिया में कोई भी कार्य हो सबका उद्देश्य होता है, वो सकारात्मक उद्देश्य हो या नकारात्मक हो, लेकिन उद्देश्य कोई न कोई क्रिया का होगा ही। अब मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना ही मूल्यांकन होता है। यानी बच्चों में अपेक्षित व्यवहार, बच्चों के व्यवहार का हम आकलन करते हैं और उसके आचरण में हम परिवर्तन करते हैं। ठीक है, उसके आचरण में क्या क्या मतलब परिवर्तन आया है। हम तो बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ाने के बाद उसमें अनुशासन में परिवर्तन आया कि नहीं, शिक्षा के गुणों में परिवर्तन आया कि नहीं, इसकी जांच हम किस विधि से करते हैं? मूल्यांकन विधि से। तो यह मेरा उद्देश्य हो गया। दूसरा हम बता सकते हैं कि बालकों की सभी कठिनाइयों का निर्धारण करने तथा दोषों को जानना मूल्यांकन कहलाता है। अब बालक या बालिकाओं को जिन जिन कठिनाइयों को हम निर्धारण करते हैं या दोषों को हम जानते हैं, वह जानने की जो प्रक्रिया है वो मूल्यांकन है। तीसरा हम यह बता सकते हैं कि मूल्यांकन द्वारा प्रयोजन शिक्षण विधियों की उपयोगिता एवं विद्यालय की समस्त क्रियाओं का अंकन करना। अब विद्यालय में कक्षा में वह किस प्रकार से अनुशासन का पालन करता है, हम मूल्यांकन के तहत जांच करेंगे, उसका भी मूल्यांकन कर सकते हैं। कक्षा में वो कितने अंक लाता है परीक्षा में, मूल्यांकन के तहत हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसका आचार विचार व्यवहार कैसा है, मूल्यांकन के तहत हम करेंगे। उसके व्यक्तित्व कैसा है, हम मूल्यांकन उसका भी कर सकते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में हम मूल्यांकन हम कर सकते हैं। मूल्यांकन का तो उद्देश्य हर क्षेत्र में है और मूल्यांकन द्वारा किसी भी प्रयोजन, शिक्षण विधियों, उपयोगिताओं
आवश्यकताओं, समस्त क्रियाओं का अंकन हम मूल्यांकन विधि के द्वारा करते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य यही होता है और बहुत सारा है। अब मूल्यांकन का महत्व। मूल्यांकन छात्रों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। मूल्यांकन, अब हम परीक्षा क्यों लेते हैं? क्योंकि परीक्षा में किसी को अगर यदि 30 नंबर आया और 45 में पास है तो क्या हुआ? मूल्यांकन से छात्रों में अध्ययन की ओर अग्रसित करने के लिए वो क्या करेगा? बहुत अधिक परिश्रम करेगा, क्योंकि वो सफल नहीं हुआ। न्यूनतम अंक जो पास होने के लिए चाहिए वो नहीं ला पाया। तो वहां पे मूल्यांकन का महत्व हो गया कि मूल्यांकन हम अगर कर लिए तो इससे पता लग गया कि उसको मतलब कितना अंक आया है या उसको कहाँ मतलब नॉलेज की कमी है। अब वो नॉलेज को डेवलप करेगा धीरे धीरे। अब वो परीक्षा की तैयारी बहुत ही गहन परिश्रम के साथ करेगा। दूसरा, छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करना। छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन में सहायता करना। अब व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन उसको करता है, गाइडेंस करता है और उसमें सहायता करता है मूल्यांकन। अब यह देखता है कि मतलब व्यक्तिगत रूप से वो उसका एम्स तो कुछ और है एकदम से, कि मतलब मुझे यह होना है, मुझे यह बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और जब वो इंट्रेंस एग्जाम देता है तो असफल हो जाता है। तो क्या होता है? व्यक्तिगत मार्गदर्शन अब देखता है कि उसका मेरा मार्क्स तो इतना ही आया, तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन करता है कि मुझे इस हिसाब से करना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि अगर 5 पार्ट है और 5 पार्ट में अगर यदि वो मान लीजिए कि शिक्षण अभिक्षमता हो गया, शोध क्षमता हो गया, तो ये शिक्षा शास्त्र हो गया, मतलब विभिन्न विषय वस्तु में भाषा से संबंधित हो गया। अब सभी से अगर यदि प्रश्नों को अगर यदि पूछा जाए और सभी को मिला करके एक सुनिश्चित अंक निर्धारित किया जाए कि मतलब सभी मिला करके कम से कम इतना मार्क्स आएगा तो आप पास करेंगे। उस परिस्थिति में क्या करेंगे? हम देखेंगे पार्ट बाय किस में, जिसमें कम मार्क्स आया है हम उस पार्ट पर ज़्यादा जोर करते हैं और ज़्यादा जोर देने पर क्या करते हैं? हम उस विषय को, वह जो कमजोरी है उस खामियों को हम आगे जाकर के दूर करते हैं। तो छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन में क्या करता है? सहायता करता है। तो यह मूल्यांकन का महत्व हो गया। शिक्षण के उद्देश्यों एवं बच्चों के प्रगति में सहायक। अब शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो मूल्यांकन के महत्व के लिए जरूरी है। शिक्षण का उद्देश्य मूल्यांकन काम करता है। शिक्षक के उद्देश्यों को हम पूर्ति करते हैं मूल्यांकन के तहत। क्या मूल्यांकन किए और अगर यदि मेरा उद्देश्य अगर दिया मतलब जो हम चाह रहे हैं, जितना अंक हम चाह रहे हैं वो नहीं आया, या हम जो क्वालिटी चाह रहे हैं वो क्वालिटी नहीं आया, क्वांटिटी पर ही रुक गया, थोड़ा ही मात्रात्मक रह गया अगर यदि, तो हम क्या करते हैं? शिक्षण के उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बच्चों की प्रगति में सहायक होता है मूल्यांकन। और मूल्यांकन करने के बाद तो क्या होता है? बच्चों की प्रगति धीरे धीरे बढ़ने लगती है, होने लगती है जो है सो, और हम कठिन परिश्रम करते हैं। अब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बच्चों के अधिगम का जब हम लगातार व्यापक रूप से मूल्यांकन करते हैं तो उसे हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। इस मूल्यांकन में हम प्रश्नों को गहराई से पूछते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में यह तथ्य सम्मिलित होने चाहिए: निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। अब उदाहरण के तौर पर कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से या अगर यदि बराबर हम अगर यदि करेंगे तभी ये पता चलेगा कि एक कक्षा से तो नहीं चलेगा। तो 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, तो 1, 2, 3 कक्षा का हम संचालन करेंगे तो उस संचालन करने की तो कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम, अब कक्षा में हम जो प्रदान करते हैं अधिगम, कक्षा में जो हम सीखते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं उस पर आधारित होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से
पूर्ण हो रही है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर आधारित है। क्योंकि अगर यदि किसी कार्य को करेंगे ना, तो निश्चित रूप से है कि उसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को मतलब या उसमें परिवर्तन होना यह सुनिश्चित है। आप किसी एक कार्य को बार बार कीजिए तो निश्चित रूप से उसमें निखार आएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए यह व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ही अच्छे ढंग से पूर्ण, यह व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रही है, यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत ही हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए हमको 1-2 दिन से नहीं 5-10 दिन जब मूल्यांकन हम करेंगे प्रतिदिन, तो वह हमको उसका निष्कर्ष हम प्राप्त कर सकते हैं। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही जरूरी है। अगर यदि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अगर यदि छात्रों में करते हैं, अगर यदि आप अपने आप को कभी ये भी देखिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं स्व का मूल्यांकन कीजिए ना, अपने आप का मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपने आप का अगर करते हैं तो क्या होता है, मुझ में क्वालिटी उभरता जाता है और मतलब विषयों की मतलब ज्ञान में गुणता बढ़ती जाती है जो है सो, और विषयों का नॉलेज मेरे अंदर में बढ़ता जाता है। तो यह किसके अंतर्गत, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत। उसी प्रकार से छात्रों में भी होता है।